ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिया खान। खबरों की शुरुआत करने से पहले देखें यहाँ आगरा शहर की सुर्खियां। एक बार फिर आई पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट। आगरा में अब पेट्रोल 2.42 पैसे और डीजल 2.25 पैसे प्रति लीटर से मिलेगा। परिवहन मंत्री जी दिखा रहे हैं नौका से दिल्ली की सैर के सपने, लेकिन कालिंदी में गिरते हैं हजारों नाले, इस पर कोई ध्यान नहीं। सर्दी का कहर बढ़ने से घरों में कैद हुए लोग, रात में जरूरतमंदों ने लिया अलाव का सहारा। और पृथ्वीनाथ फाटक पर पीडब्ल्यूडी का सामान हुआ कबाड़ा, विभागीय लोग ही सामान बेचकर लगा रहे हैं विभाग को चूना। और अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कच्चे तेल की कीमतों में हुई गिरावट के बाद एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की गई। सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल में ₹2.42 प्रति लीटर और डीजल ₹2.25 प्रति लीटर कम कर दिया। ₹2.42 सुनने में आया है। अभी मैंने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाया है, लोगों से पूछा है, अभी तो पैसे घट गए हैं। अच्छी बात है, राहत मिल रही है। इस हिसाब से पैसे घट रहे हैं और घटने चाहिए, तो और गरीबों को राहत मिलेगी इस चीज़ से। मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, बहुत पेट्रोल पे पैसे काफ़ी गिर गए हैं और काफ़ी राहत मिल रही है, और गिर जाएंगे तो और राहत मिलेगी। जनता अपने साथ में है। ताजनगरी आगरा में सर्दी का कहर ज्यादा है। कोहरे के साथ साथ गलन भरी सर्दी से लोगों के हाड़ कपा दिए हैं और लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो चुका है। वहीं रात को लोग अलाव का सहारा लेते नजर आते हैं। आगरा में हुई झमाझम बारिश से लोगों का काफी बुरा हाल है। शाम होते ही कोहरा अपनी चपेट में पूरे आगरा नगरी को ले लेता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम, क्या आपका? मेरा असरार नाम है। बताइए कितनी सर्दी पड़ रही है? सर्दी काफ़ी बढ़ रही है, कोहरा बहुत हो रहा है। 2 दिन से कोहरा ज़्यादा हो गया है बारिश के बाद में। इस टाइम पे आमने सामने का आदमी नहीं दिख रहा है। गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल का काम है। इस टाइम पे जो है परेशानी बहुत हो रही है। कुछ और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है? अनुज भारद्वाज। बहुत ज़्यादा सर्दी। अभी जब मैं ऑटो से आ रहा था तो कुछ लास्ट अगला पोल तक का दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा कोहरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा कोहरा है। क्या नाम है? गिरीश चंद्र। बहुत ज़्यादा सर्दी है, कल प्रैक्टिकल भी है मेरा। अब देखिए कल क्या होता है। बहुत ज़्यादा पड़ रहा है कोहरा। हाँ, परेशानी, पढ़ने में परेशानी है। तो लोगों का कहना है कोहरे के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुस्तकीम, ताज न्यूज, आगरा। शुक्रवार देर शाम को अर्जुन नगर इकाई से लोहड़ी के अवसर पर एक विशेष सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं व बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में लोकगीत, लोक नृत्य और मधुर धुनों ने समा बांध दिया। कार्यक्रम लोहड़ी का है। ये पिछले 300 सालों से, 350 सालों से पंजाबी समाज इसको मनाता आ रहा है और हम अर्जुन नगर में पिछले 20 साल से मना रहे हैं। तो जो नए दंपति होती हैं, जिनका नया ब्याह होता है, उनका यहाँ सम्मान किया जाता है आज के दिन। और जो बच्चे हमारे समाज में नए होते हैं, पैदा हुए नववर्ष, उन सबका स्वागत किया जाता है और लोहड़ी मनाई जाती है। भंगड़े होते हैं यहाँ पर। हमने अर्जुन नगर इकाई से आज लोहड़ी का कार्यक्रम रखा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि लोगों को जो पंजाबी समाज के हैं उन्हें पंजाबी सभ्यता के बारे में बताया जाए और लोगों को जोड़ा जाए। जो नवदंपति उनका सम्मान किया जाए, बच्चों को जोड़ा जाए। गंगा यमुना नदियों को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए वर्तमान सरकार बड़े स्तर पर योजनाएं बना रही है। परिवहन मंत्री इस मार्ग से लोगों को दिल्ली से आगरा की सैर कराने के सपने दिखा रहे हैं, लेकिन इन सभी योजनाओं और सपनों पर उस समय पानी फिर जाता है जब हजारों गंदे पानी के नाले यमुना में गिरते दिखाई देते हैं और जिनकी रोक के लिए किसी भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। शहर के सीवर से यमुना में गिरता यह गंदा नाले का पानी देश और प्रदेश की उन तमाम योजनाओं को मुंह चढ़ाता दिख रहा है जिनके दम पर गंगा यमुना को साफ स्वच्छ करने के सपने देश और प्रदेश की सरकारें देख रही हैं। वैसे तो वर्तमान केंद्र सरकार गंगा यमुना को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए की लागत के कार्यों की योजना लाने वाली है, जिनके शुरू होने के बाद शायद इन नदियों का कुछ शुद्धिकरण हो सके, जिसके बाद परिवहन मंत्री ने इन मार्गों से लोगों को यात्रा कराने की रूपरेखा बनाना भी शुरू कर दिया है।
लेकिन इन सभी योजनाओं और तैयारियों से पहले यमुना में गिरने वाले नालों के पानी को कहीं और समायोजित करने का कोई रास्ता नहीं निकाला गया तो सारी तैयारियां और योजनाएं सिर्फ एक दिखावा साबित हो सकती है। फिलहाल यमुना में बढ़ता पानी खुद यमुना की सफाई करने की कोशिश कर रहा है, जो लंबे समय तक नहीं चलेगा। यमुना को साफ रूप देने में सरकारों के साथ हर एक सामाजिक संस्था और आम आदमी को आगे आकर अपना योगदान करना होगा। नहीं तो आज जिस नदी को हम यमुना के रूप में पूजते हैं और इसमें अपनी मां की तस्वीर खोजते हैं, गंदे नालों के पानी और उसमें आने वाली बदबू के कारण इस ओर देखना भी पसंद नहीं करेंगे। सरकारी विभाग और सरकारी विभाग के अधिकारी, इनके लिए सारे गुनाह माफ और सारी गलतियां अनदेखी हो जाती हैं, जिसका उदाहरण बन रहे हैं पृथ्वीनाथ फाटक पर लंबे समय से पड़े PWD के सड़क बनाने वाले वाहन और औजार, जो फिलहाल एक कबाड़ का रूप ले चुके हैं। विभागीय लोग इसे बेच कर खा रहे हैं और PWD विभाग के लाखों रुपए के इस नुकसान की विभाग के लोगों को या तो खबर नहीं या फिर कोई परवाह नहीं। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। फिलहाल कबाड़े के रूप में नजर आ रहा PWD का ये सामान कभी जीवित अवस्था में हुआ करता था, जिसे इसी के विभागीय अधिकारियों ने मौत की सजा सुना दी और अब अपने ही विभाग के सामान को विभाग के लोग दिन ब दिन नोच कर खा रहे हैं। और तो और जिसे ना तो कोई देखने वाला मौजूद है और ना ही उन्हें रोकने वाला। क्षेत्रीय लोगों और इस सामान की चौकीदारी करने वाले चौकीदार की माने तो PWD के इस सामान का काफी सामान विभाग के लोगों के इशारे पर हर रोज बेचा जाता है। तो अक्सर यहाँ क्या है, कभी तो मतलब उसका ट्रैक्टर कुंडा गायब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी ये ड्रम के ड्रम गायब हो जाता है। हमारे सामने ही मतलब ये चोरियां कर रहे हैं सामान की। कौन कर रहा है चोरी? ये चोरी कर रहा है, एक तो रसीद है मिड़ाकुर का इसमें और साहब और तुम्हारा एक रसीद है और एक का नाम है, मेरे पास इनके दो तीनों के नाम मेरे पास नोट है, मतलब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने देखो पर्चे में नोट कर रखा है। रसीद बब्बू और देवी, गोपाल दास, मेट साहब और एक अमीन साहब। ये जो आपने इतने नाम गिनाए ये कौन है यहाँ पे? ये सब दो तो यहाँ अधिकारी हैं साहब जी। कौन से? यहाँ पे एक तो मेट साहब है साहब, एक अमीन साहब है यहाँ। करीबन साहब मैं इनको 20 साल से यहीं देख रहा हूँ। और बाकी कौन कौन है? बाकी यहाँ 2 चौकीदार रहते हैं साहब। ये सामान किस विभाग का पड़ा है? ये सामान सब PWD सरकारी विभाग का है। मेरे यहाँ बेटा कुछ नहीं। ये जो चोरी हुई है कितने की है? मैं छुट्टी में हूँ। छुट्टी पे थे? हाँ, से कह रहा हूँ बेटा। कब छुट्टी पे थे आप? कब थे छुट्टी पे? मैं 2 दिन। तो ये 2 दिन की चोरी थोड़ी है, तो काफी समय से चल रही चोरी, तो सालों से चल रही है। धीमे धीमे चोरी चल रही है ना। दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा व्यक्ति कौन है जिसका नाम क्या है? भगवान गोपाल हमारे संग रहता है। अच्छा, कहाँ रहता है वो? पृथ्वीनाथ फाटक पर वर्षों से पड़ा ये सामान कभी शहर की सड़कों की मरम्मत किया करता था और अब कबाड़े के रूप में बिककर विभाग के लोगों का पेट भर रहा है। खैर, खुला पड़ा सामान चोर का कहलाता है, लेकिन सोचने वाली बात है कि सरकारी विभाग PWD का लाखों रुपए का सामान लावारिस हालत में वर्षों से पड़ा है और विभाग को इसकी कोई फिक्र ही नहीं और ना ही इस बारे में कोई देखभाल, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि पृथ्वीनाथ फाटक पर लावारिस हालत में पड़ा और लगातार चोरी हो रहा ये सामान या तो विभाग की नज़र में नहीं है या फिर इसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। थाना एतमादौला क्षेत्र के जवाहर पुल से एक नौजवान ने छलांग लगा अपनी जीवन लीला इस वजह से समाप्त करने की कोशिश की क्योंकि पढ़ाई पूरी होने के बाद भी उसे अच्छी नौकरी नहीं मिली। इसी से परेशान होकर इरादत नगर निवासी राजेश ने यह कदम उठाया, जिसका खुलासा सुसाइड नोट से हुआ। कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। इसी कहावत को सही साबित करते हुए ताजनगरी आगरा के रहने वाले राजेश ने जमकर पढ़ाई की और ट्रिपल MA कर लिया। लेकिन ये क्या, इस व्यक्ति ने अपनी जान देने के लिए यमुना में छलांग लगा दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पढ़ा लिखा नौजवान आत्महत्या क्यों करना चाहता है, तो हम आपको बताते हैं कि आगरा के इरादत नगर के रहने वाले राजेश ने जी तोड़ मेहनत करके इंग्लिश, हिंदी और इतिहास में ट्रिपल MA किया, लेकिन पिछले काफी समय से नौकरी का प्रयास करने के बावजूद कहीं सफलता नहीं मिली। कोई नौकरी नहीं मिली तो राजेश निराश हो गया और अपना जीवन खत्म करने की ठान ली। एतमादुद्दौला इलाके में पुल से यमुना में छलांग लगा दी। राजेश ने अपने परिवार को सुसाइड नोट का एक SMS भी किया। राजेश ने सुसाइड नौकरी ना मिलने से तंग आकर करने की बात लिखी है। अभी यमुना में राजेश की तलाश जारी है। ये शाम के टाइम ऐसे 6 बजे मैं ऑफिस से आया था वापस, तो मेरे भांजे का फ़ोन आया था कि बोले मामा जो फ़ोन करके देखो राजेश का SMS आया और उन्होंने ये दिया है कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो तुरंत मैंने जो है बटन दबाया, मैंने गांव से पता कर लूँ कि क्या बात है असल।
तो असल बात करने के लिए मैंने फ़ोन मिलाया तो SMS मेरे पास भी आया। मैंने पूरा पढ़ा वो, उसमें लिखा था कि मैं कूलर के नीचे गांव में वो सुसाइड नोट रखे और मेरे कपड़े और मोबाइल में जमुना में किनारे पे पड़े रखे हैं, सो उसे उठा ले जाना, मैं जो आत्महत्या कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ताज न्यूज़। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो BPL राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, ADA कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 आज हम आपको एक बहुत ही अनोखे और उपयोगी प्रोडक्ट से परिचित करवाने जा रहे हैं। इस प्रोडक्ट ने कई लोगों की रुकी हुई जिंदगी को एक नई रफ्तार दी है। घुटनों के दर्द से पीड़ित रोगी इस नए आविष्कृत प्रोडक्ट को अवश्य देखें। ये है पैरागॉन का पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर। अभी तक भारत में ऐसा कोई मेडिकल उपकरण नहीं बना है जो अंदर और बाहर की तरफ मुड़े हुए घुटनों में पहनाया जा सके। PMR के डॉक्टर्स तथा इंजीनियर्स लंबे अनुसंधान के बाद लाए हैं बिना ऑपरेशन अथवा चीर फाड़ के दर्द में राहत। ये पूर्णतः एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके इस्तेमाल से शरीर को कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। ये प्रोडक्ट एक विशेष प्रकार के एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। इसकी पैडिंग स्पेशल नियोप्रिन मटेरियल से बनी हुई है, जिसके अंदर का हिस्सा वेलक्रो कंपैटिबल जापानीज क्लॉथ से बना हुआ है, जबकि इसके बाहर का हिस्सा स्किन कंपैटिबल क्लॉथ से बना हुआ है, जो त्वचा को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती, ताकि मेटल आपके शरीर को टच न करे। और इस पर स्ट्रैप्स लगी होती हैं, जिससे आप इसे टाइट और लूज कर सकते हैं। ये पहनने में भी काफी हल्का है। इसमें साइड में एक जॉइंट होता है, वो भी एल्यूमिनियम का ही होता है। ये कैलिपर एक ऑफ लोडर कैलिपर है, अर्थात इसके द्वारा शरीर के वजन को जांघ से पिंडली पर शिफ्ट किया जा सकता है। इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि न तो कड़वी दवा का झंझट, न उनके साइड इफेक्ट्स, न ऑपरेशन का बड़ा खर्च। बस पैरागॉन पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर पहनो और फिर से जमाने के साथ कदम से कदम मिलाओ। इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसानदायक प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये घुटनों के किसी भी प्रकार के विकृति को, चाहे वो वायरस हो या वाल्गस, ये हर प्रकार की विकृति को दूर करता है। ये प्रोडक्ट पेशेंट्स के पैरों के नाप के अनुसार ही बनाया जाता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको यह प्रोडक्ट बेहद पसंद आएगा। परंतु किसी कारणवश अगर आपको यह प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो 15 दिनों के अंदर आप इसे हमें वापस भेज सकते हैं और हम आपकी 50% राशि आपको वापस कर देंगे। इस प्रोडक्ट के मेटल पार्ट्स पर 6 माह की वारंटी है
इस प्रोडक्ट का कोड है PKCS02। अगर आप एक पैर के लिए ऑर्डर करते हैं तो इसकी कीमत है मात्र 7,990 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। दोनों पैरों के लिए इसकी कीमत है मात्र 15,980 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। हमारे यहाँ सभी प्रकार के दर्द का निवारण आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है। संपर्क करें सोनम फिजियोथेरेपी एंड एक्यूप्रेशर सेंटर, B8 प्रताप नगर, साउथ गार्डन के सामने, जयपुर हाउस, आगरा। साईं आशा प्रॉपर्टीज AD अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में AD अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साईं आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, 100 फुटा रोड, AD हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। बीते एक माह पूर्व थाना न्यू आगरा क्षेत्र के करबला से पीड़ित की बेटी को नामजद आरोपी अगवा कर ले गए थे, जिसके बाद थाना पुलिस द्वारा इस संदर्भ में कोई भी कार्रवाई न करने और विवेचक द्वारा पीड़ित से कार्रवाई के नाम पर 25,000 रुपए लेने के आरोप के चलते पीड़ित परिवार ने भाजपा नेताओं के साथ SSP से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। जिला मुख्यालय स्थित भाजपा नेताओं के साथ पहुंचे पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिल अपनी पीड़ा सुना, न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार के मुखिया ने बताया कि वो थाना न्यू आगरा के करबला क्षेत्र में रहता है। बीते एक महीने से वो थाने के चक्कर लगा रहा है, क्योंकि क्षेत्र का ही एक दबंग उसकी नाबालिग बेटी को अगवा कर साथ ले गया, जिसकी शिकायत उसके द्वारा थाना न्यू आगरा में दर्ज कराई। जिसके बाद मुकदमे की जांच कर रहे दरोगा ने उनसे कार्रवाई करने के नाम पर 25,000 रुपए भी ले लिए और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और लगातार टहला रहे हैं। मैंने 19 तारीख को पुलिस चौकी पे दी, उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं की। फिर मैंने 20 तारीख को न्यू आगरा थाने पे दिया, उन्होंने दिलासा देते रहे आज नहीं कल 25,000 रुपये लिए। लेने के बावजूद ये कहते हैं कि लड़की 2-4 दिन में आ जाएगी। आने के बाद में 2-4 दिन में जैसे कही और राजीनामा करा देंगे। राजीनामा कराते कराते अभी तक लड़की आई नहीं साहब मेरी। आज क्या आपने शिकायत की है तो क्या आश्वासन दिया है? वो कह रहे हैं सर तुम्हें न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के बैनर तले आज कप्तान साहब को ज्ञापन दिया है और सपा सरकार में दलितों पर लगातार उत्पीड़न और अत्याचार बढ़ रहा है। थाने और चौकी में दलितों की सुनवाई नहीं हो रही है। एक ऐसा ही प्रकरण थाना न्यू आगरा का है। ये जो पप्पू सिंह जी हैं, इनकी 9th क्लास में बिटिया पढ़ती थी और जिसकी उम्र 15 वर्ष है और उसको नामजद 2 लोग आरोपी उसको अगवा करके ले गए, एक हीनियस क्राइम होने के बावजूद। और सुप्रीम कोर्ट के तमाम डायरेक्शन है, इसके बावजूद इलाका पुलिस इनकी नाक पर सुनवाई कर रही है। सुविधा शुल्क के रूप में वादी से 25,000 रुपये विवेचक अभिराम यादव द्वारा लिए गए और उसकी भी हमने आज मांग की है। कप्तान साहब ने कहा है अगर वो पैसा इनको वापस नहीं करता है तो विवेचक के खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। अगर 48 घंटे में विवेचक के खिलाफ अभियोग पैसा वापस नहीं होता है और इनकी बिटिया की बरामदगी नहीं होती है तो हम लोग यहीं कप्तान साहब के कार्यालय पर भूख हड़ताल शुरू करेंगे। आयोग द्वारा पीड़ित से 25,000 रुपए लेने की बात सुन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर कार्रवाई की बात कही है। अब देखना होगा कि इस गरीब पीड़ित को उसकी बेटी कब तक मिल पाती है और ऐसे भ्रष्टाचारियों पर पुलिस कितनी सख्त कार्रवाई करती है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि हाफिज सईद आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। इस अलर्ट के बाद आगरा पुलिस भी पूरी तरह सतर्क हो गई है और सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाते हुए खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट किया गया है। ताजनगरी आगरा में 27 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रस्तावित दौरे को लेकर आगरा पुलिस प्रशासन पहले से ही सतर्क है, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी के आगरा दिल्ली एक्सप्रेस वे पर अलर्ट के बाद पुलिस और सतर्क हो गई है।
ये अलर्ट हाफिज सईद को लेकर किया गया है क्योंकि ओबामा की सुरक्षा को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हैं। ओबामा के आगरा दौरे को लेकर पहले ही आगरा पुलिस और प्रशासन सुरक्षा इंतजामातों को जांचने परखने में लगे हुए हैं। ओबामा के दौरे को लेकर लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। हर उस बिंदु पर गहन चर्चा हो रही है जो ओबामा दौरे से जुड़ा है। ताजमहल के आसपास के होटल्स में भी देखा जा रहा है। इनके मालिकों से भी एक मीटिंग की गई है। ताजमहल की सुरक्षा को भी और मजबूत बनाया जा रहा है ताकि ओबामा के दौरे के दौरान कोई परिंदा भी पर न मार सके। आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे अलर्ट पर आगरा एसएसपी का कहना है कि ताजमहल और आगरा सिटी को कोई स्पेसिफिक थ्रेट नहीं मिली, लेकिन एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा आगरा है उसकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, वो जो न्यूज़ आप कह रहे हैं वो दिल्ली आगरा जो एक्सप्रेसवे है उसके बारे में है। इसमें सिर्फ स्पेसिफिकली आगरा के सिटी के बारे में और ताजमहल के बारे में ऐसा कोई थ्रेट है ही नहीं है। हम लोग पिछले 10 दिन से ही ये प्रिपरेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। जो भी संभावित उनकी विज़िट है वो यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से होगी और इसमें पूरा फोर्स लगाया जाएगा। पूरा जितनी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी है हम लोग पूरी ले रहे हैं। और आगरा जो दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे का कुछ पोर्शन हमारे आगरा जनपद में भी पड़ता है, उसकी भी सेफ्टी की तरफ हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं। फिलहाल आगरा पुलिस ओबामा की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से तैयार है और सभी पहलुओं पर लगातार चर्चा की जा रही है। यूएस के सीक्रेट एजेंसीज द्वारा आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे पर आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए आगरा प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। एसपी आगरा ने बताया कि इस हमले की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकस है और सुरक्षा एजेंसियों को पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था करने के आदेश दे दिए गए हैं। कैमरा पर्सन अनिल सविता के साथ साजिद, ताज न्यूज़ आगरा। जिले में जहरीली कच्ची शराब के काले कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए आगरा पुलिस की कार्रवाई लगातार तीसरे दिन भी जारी है। एसएसपी के मुताबिक अभी तक इस कारोबार से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा जा चुका है और दर्जनों ठिकानों को नष्ट किया गया है। जिले में पुलिस द्वारा लगातार तीसरे दिन भी कच्ची शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रही, जिसके तहत पुलिस की कई टीमों ने इन शराब माफियाओं के संभावित ठिकानों पर छापे मारे, जहां से पुलिस ने बड़ी मात्रा में लहन बरामद किया और शराब बनाने की कई भट्टियां भी पकड़ी, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया और कई और लोगों को हिरासत में ले जेल भेजा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश डी मोदक ने बताया कि लगातार तीसरे दिन जारी कार्रवाई में अब तक 100 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा जा चुका है और दर्जनों ठिकानों को नष्ट किया जा चुका है। पुलिस की ये कार्रवाई इस कारोबार से जुड़े आखिरी शख्स की गिरफ्तारी तक जारी रहेगी। पूरे प्रदेश में ही छापेमारी चल रही है। मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि पिछले 3 दिनों में हमने करीब 200 स्थानों पे छापेमारी की है और हमने 3000 लीटर से भी ज़्यादा कच्ची शराब पकड़ी है। इसमें करीब 30 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और 15 से 20 भट्टियाँ हमने जो जहाँ शराब बनती है वो नष्ट की है। काफ़ी लहन भी हमने इसमें नष्ट किया है और हमारे यहाँ जो भी कार्रवाई हुई है बहुत अच्छी कार्रवाई हुई। इसमें सभी डिपार्टमेंट्स का बहुत अच्छा साथ रहा है। इसमें आबकारी डिपार्टमेंट का एसडीएम साहिबान ने इसमें टीम्स बनाई और सीओज ने इसमें आगे बढ़ के कार्रवाई की है। एसपी वेस्ट में को मैंने इसमें प्रभारी बताया था, तो ये बहुत अच्छा एक काम आगरा में। ये मानते हैं सर कि आगरा में इतने बड़े पैमाने पर ये सब कच्ची शराब या अवैध शराब के ठेके चल रहे थे, जो कि एक हादसे के बाद कहना चाहूँगा कि आगरा इस मामले में काफ़ी सेफ है और इस तरह की कच्ची शराब बनने की मात्रा यहाँ पर कम है। फिर भी जो कार्रवाई हमारे यहाँ हुई है वो बहुत ही अच्छी कार्रवाई मैं मानूंगा इसको। अगल बगल के जनपद में इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती है, ऐसा मुझे। ताज महोत्सव के आयोजन में विभिन्न सरकारी विभाग भी करेंगे पूरा सहयोग। जिला प्रशासन द्वारा बुलाई गई बैठक में ये फैसला लिया गया। जिलाधिकारी पंकज कुमार ने सभी विभाग अध्यक्षों से चर्चा करते हुए इस सालाना आयोजन को सफल बनाने की अपील की। प्रशासन ने इन डिपार्टमेंट्स को कुछ लक्ष्य भी दिए हैं जिससे कि पर्यटन विभाग की इस कोशिश को बल मिल सके। शहर के सबसे बड़े सालाना आयोजन ताज महोत्सव के लिए जिला प्रशासन ने अपनी कवायदें और तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी पंकज कुमार ने जिसे गंभीरता से लेते हुए सरकारी विभागों के साथ बैठक की। उन्होंने समस्त विभागों के अधिकारियों से ताज महोत्सव की उपयोगिता बताते हुए कहा कि इस आयोजन के दौरान पूरे देश के अलावा विदेश तक के लोग इसे देखने आते हैं, लिहाजा इसे भव्य रूप से आयोजित करने के लिए वो भी इसमें सहयोग करें। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग से लेकर परिवहन विभाग तक
सभी को लक्ष्य देते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने की बात पर जोर दिया। जैसा कि आप जानते हैं, ताज महोत्सव 18 फरवरी से लेकर और 27 फरवरी तक हर साल आपके यहाँ होता है और इस बार 24वें ताज महोत्सव का आयोजन इस बार प्रस्तावित है। तो उसमें बहुत सारे विभाग हम लोग को सहयोग करते हैं, प्रदर्शनी भी लगती है, बहुत सारे कार्यक्रम दिन में भी होते हैं। सभी डिपार्टमेंट्स अपना कुछ ना कुछ उनका आईसी मद है, जो उनका प्रचार प्रसार का मद है, उसके माध्यम से इसमें प्रचार प्रसार भी करते हैं, बिकॉज अंतर्राष्ट्रीय रूप से फेमस हमारा महोत्सव है। उसी की कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी कि कोऑर्डिनेशन में सभी लोग अपनी तैयारी कर लें। दरअसल लंबे समय से कोशिशों में लगे पर्यटन विभाग को स्पॉन्सर्स की आज भी दरकार है, लेकिन तमाम हाथ पैर मारने के बाद भी उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से प्रशासन ने सभी विभागों से सहयोग मांगा है। उन्होंने विभागीय नुमाइंदों को निर्देश दिए कि इस आयोजन को बेहतर बनाने में वो हर संभव सहयोग करें। मोदी का स्वच्छ भारत अभियान कितने लोगों के सिर चढ़ कर बोला ये तो पता नहीं, लेकिन बात अगर स्मारकों की साफ सफाई की हो तो इन स्मारकों की जिम्मेदारी एएसआई के अलावा अन्य विभागों के पास भी होती है। लेकिन इन विभागों की गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए पर्यटक अक्सर एएसआई विभाग को ही कोसते दिखते हैं, जबकि हकीकत इससे जुदा है। सच जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान कितनों के सर चढ़कर बोला, इसका अंदाजा ऐतिहासिक स्मारकों के बाहर फैली गंदगी से आसानी से लगाया जा सकता है। जब पर्यटक ऐतिहासिक स्मारकों के दीदार के लिए आता है और परिसर में फैली गंदगी को देखता है तो अक्सर एएसआई विभाग को ही कोसता नजर आता है। दरअसल स्मारकों की साफ सफाई की जिम्मेदारी केवल एएसआई विभाग की ही नहीं है, इस सफाई की जिम्मेदारी कई अन्य विभागों की भी है। जैसे स्मारकों में बने बाग बगीचे, उद्यान और वन विभाग के अंतर्गत आते हैं और स्मारकों के बाहर का परिसर एडीए और नगर निगम के अंतर्गत आता है। वहीं जब हमारे पत्रकार ने सिकंदरा स्मारक का दौरा किया तो पाया कि स्मारक के अंदर का परिसर तो साफ था, लेकिन बाहर के परिसर की हालत जरा खस्ता थी। जब इस मामले में सिकंदरा स्मारक के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्मारक के अंदर साफ सफाई की जिम्मेदारी तो एएसआई विभाग की है, लेकिन बाहर की जिम्मेदारी नगर निगम की। वहीं कई बार नगर निगम से शिकायत करने के बावजूद भी विभाग के कर्मचारी सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से पर्यटकों की नजरों में एएसआई विभाग को शर्मिंदा होना पड़ता है। देखिए, स्मारक तो हम पूर्व से भी काफ़ी साफ सुथरा रखने का प्रयास करते रहे हैं और वर्तमान में भी हम स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी स्मारक को विशेष रूप से साफ सुथरा रखने का प्रयास कर रहे हैं और साफ सुथरा है हमारा स्मारक, जैसा कि आपने स्मारक भ्रमण करते समय देखा भी होगा। सर, अगर वहीं बात करें अन्य विभागों की जो कि स्मारक में जिनका हस्तक्षेप रहता है, जैसे नगर निगम विभाग, तो वो कितना स्मारक को साफ स्वच्छ रखने में सपोर्ट करता है? देखिए, स्मारक के आंतरिक भागों की साफ सफाई का जिम्मा तो हमारा ही है उसके, लेकिन इसके आसपास साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम अन्य विभागों की होती है और वो शायद इतना साफ सुथरा नहीं रख पा रहे हैं, वो आपको देखने की आवश्यकता है। अब ये जिम्मेदारी नगर निगम किस तरह निभा रहा है, ये तो सिकंदरा परिसर को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है। जब पर्यटक सिकंदरा के दीदार को आते हैं तो बाहर भरे हुए नाले, गंदे पड़े शौचालय और डलाब घरों जैसे नजारों से जूझता हुआ आता है। अब देखना ये होगा कि अन्य विभाग जिनके कंधों पर साफ सफाई की जिम्मेदारी है अपने काम को कितनी सहजता से पूरा करते हैं, ताकि इससे हमारे शहर और देश की छवि धूमिल होने से बच सके। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।